हेलो एवरीवन, मैं सर राजू छाजे फ्रॉम ज्ञान सेतु और मैं लाया हूं आप सभी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए एक फास्ट टेक सीरीज जिसके अंतर्गत हम 3 से 4 वीडियो में पूरे कोर्स को कवर करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 3 से 4 वीडियोस में पूरे कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं और टाइम ड्यूरेशन है अप्रोक्सीमेट 3 इयर्स टू 4 इयर्स। आप अगर इस वीडियो के साथ बने रहते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा पिछले 4 साल के पेपर्स पैटर्न के अकॉर्डिंग और मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको पूरा समझने का। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरुआत करते हैं पार्ट 1 के साथ, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड फाइल हैंडलिंग, स्टैक और क्यू। ये 4 चैप्टर पहले पार्ट में अपन कंप्लीट करते हैं, देन देखते हैं उसके आगे। थैंक यू सो मच। तो शुरुआत करते हैं अपन एक्सेप्शन हैंडलिंग को लेके। इस चैप्टर से क्या क्या स्पेशली पूछा जाता है और पिछले 4 सालों में और मॉडल पेपर में क्या क्या पूछा गया है उस सब का सारांश ये है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन क्या है? अपवाद, हिंदी में इसको अपवाद कहते हैं। डेफिनेशन अगर हम पढ़े इसकी तो एक्सेप्शन इज अ रन टाइम एरर दैट occurs ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस एंड इंटरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। यानी एक्सेप्शन अपने आप में एक एरर है, पाइथन का एक ऑब्जेक्ट है। जो कोई एरर एक्यूर जब होती है तो वो एक्सेप्शन रेज होता है रन टाइम के दौरान। ये सिंटैक्स एरर की तरह पहले शो नहीं होता है, ये होगा आपको प्रोग्राम जब चल रहा होता है उस दौरान, तो इसलिए कहा गया है रन टाइम्स। ठीक है ना, एक्सेप्शन इज अ रन टाइम एरर। एरर तो है बट किस तरह की एरर है? रन टाइम एरर्स है दैट। हालांकि सिंटैक्स एरर भी एक तरह का एक्सेप्शन ही है, बट यहाँ पर हम फोकस जो करेंगे वो उन एक्सेप्शन को फोकस करेंगे जो प्रोग्राम जब रन हो रहा हो और कोई एरर आने की संभावना हो, दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। तो ये एक्सेप्शन आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज एक्सेप्शन। ये पूरी पीडीएफ मेरे डाउनलोड रहेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप आराम से इसको डाउनलोड करके लर्न कर सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर बताया गया है एक्सेप्शन को लेके, a = 10, b = 10, 0 एंड प्रिंट a अपॉन b। अब ये क्या है? जीरो डिवीजन एरर। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर्स को, इंटीजर को या फ्लोट को जीरो से डिवाइड नहीं किया जा सकता पाइथन के अंतर्गत, और अगर हम ऐसा करते हैं तब हमारे सामने आएगी जीरो डिवीजन एरर। ये एक एक्सेप्शन है जो बिल्ट इन है। बिल्ट इन का मतलब ऑलरेडी अंदर से है, हम चलाकर भी बना सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि इस पूरे चैप्टर को पूरी डिटेल से पढ़ें, इसलिए हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही छूते हुए निकल रहे हैं। ठीक है, तो जीरो डिवीजन एरर क्या हो गया? प्रोग्राम क्रैश हो गया। चलता हुआ प्रोग्राम था, हमने प्रोग्राम बनाया, बिल्कुल कोडिंग सिंटैक्स में कोई इशू नहीं था, रन करने की कोशिश की, जीरो से डिवाइड किया, जीरो डिवीजन एरर आ गई। तो इस चैप्टर का मीनिंग यही है, जब इस तरह की एरर्स आए, इस तरह के एक्सेप्शन रेज हो। एरर आने का मतलब क्या है? इसका सही टर्मिनोलॉजी, सही कीवर्ड क्या लिख रहे हैं आपको? एक्सेप्शन रेज हो। तो उनको कैसे हैंडल करें कि हमारा प्रोग्राम क्रप्ट ना हो, एबनॉर्मल क्रप्ट ना हो, चलता रहे, जहां एरर आई वो बता दे और उसके बाद आगे जो लिखा है उसका वो काम कर सके। अच्छा, टाइप ऑफ एरर्स यहाँ पे बताया गया, हमें समझना है। एक सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या होती है? प्रोग्राम को रन होने से पहले उसके जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने का मतलब, जहाँ टर्मिनेटर लगाना था नहीं लगाया, कॉमा लगाना था नहीं लगाया, ब्रैकेट लगाना था नहीं लगाया, एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिया, इंडेंटेशन पाइथन के अकॉर्डिंग, अगर इंडेंटेशन छोड़ना था वो इंडेंटेशन हमने छोड़ा ही नहीं, तो इंडेंट एरर। तो इस तरह की ये सारी सिंटैक्स एरर कहलाएंगी जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो न करने पर हो, किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर मिस्टेक कह सकते हैं अपनी भाषा में इसको। जैसे इफ a इज ग्रेटर देन 5 प्रिंट हेलो, बट ये वर्क नहीं करेगा सिंपली बिकॉज पाइथन कहता है कि यहाँ पर अपने को क्या होना चाहिए था? कॉलन होना चाहिए था। अगर कॉलन नहीं है, मिसिंग कॉलन, इस वजह से क्या है? सिंटैक्स एरर है। क्लियर? नाउ रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स क्या होती हैं? रन टाइम एरर्स होती है जो प्रोग्राम चल रहा हो तब
प्रोग्राम सिंटैक्टिकली बिल्कुल सही है, एकदम सही सिंटैक्स लिखा है अपन ने, और अब जब हम उसको रन कर रहे हैं तो उस वक्त जो एरर हमारे सामने आती है वह रन टाइम एरर, ठीक है ना, जीरो डिवीजन एरर अभी तो हमने थोड़ी देर पहले समझा। एक और एरर होती है जो यहाँ नहीं लिखी गई, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, लॉजिकल एरर। इसमें ना तो कोई सिंटैक्स एरर होती है, नहीं कोई रन टाइम एरर होती है। लॉजिकल एरर्स में ये होता है कि जो हम आउटपुट सोचते हैं डिजायर्ड आउटपुट नहीं आता है, तो उस केस में हम उसको कहते हैं लॉजिकल एरर, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर्स के बीच में, ये अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स एरर एंड रन टाइम एरर्स। तो सिंटैक्स एरर जो है वो डिटेक्टेड बिफोर एग्जीक्यूशन एंड डिटेक्टेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन रन टाइम एरर ड्यू टू रॉन्ग सिंटैक्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने की वजह से होती है, और ड्यू टू इनवैलिड ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन हमने गलत कर दिया हो उसकी वजह से। एग्जाम्पल बताया गया है जैसे मिसिंग कॉलन है, और इसमें बताया गया है डिवाइड बाय जीरो, एक एग्जाम्पल, और भी नेम एरर भी है, वैल्यू एरर भी है, वो भी आएंगे, इनको अपन सबको समझेंगे। अब मेन टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शन हैंडलिंग? एक्सेप्शन हैंडलिंग इज यूज्ड टू हैंडल रन टाइम एरर्स सो दैट प्रोग्राम डज नॉट टर्मिनेट। जो प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट होता है रन टाइम एरर्स की वजह से, तो और उस वक्त जो एक्सेप्शन रेज होते हैं उन एक्सेप्शंस को सेफली हैंडल करना ताकि वह प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो, एबनॉर्मली क्रिप्ट नहीं हो, तो उस चीज़ को कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए जो है यहाँ पर कीवर्ड्स बताए गए हैं, 3 से 4 कीवर्ड स्पेशली यूज होते हैं, ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली। एक और टर्म है एल्स, वो भी यूज होता है, मैं सब बताऊंगा। ये 3 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पहले इन 3 का डिस्कस करते हैं, देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट एल्स। ओके, तो सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या है इसका? ट्राई, कॉलन, कॉलन करने के बाद इंडेंट छोड़कर वह कोड यहां पर लिखना है जहां पर एक्सेप्शन रेज होने की संभावना हो। क्लियर है ना? तो इसको कहते हैं रिस्की कोड, जहां रिस्क है किसकी? एक्सेप्शन रेज होने की। फिर एक्सेप्ट और एक्सेप्शन टाइप। अब एक्सेप्ट एक कीवर्ड है, उसके आगे जो एक्सेप्शन लिखेंगे और यहां पर जो अगर रेज हो गया तो वो उसको ये हैंडल करने के लिए कोड इस ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। तो एक्सेप्ट, ट्राई एक्सेप्शन, कॉलन, और यहाँ पर एरर हैंडलिंग कोड, कोई मैसेज देना है या उसको सुधार करने के लिए वापस इनपुट डिमांड करनी है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आपको ये समझना है कि एक्चुअली यहाँ पर जो एक्सेप्शन रेज हो ये लिखने के बाद वो हैंडल तो हो गया, अब हैंडल कराने के लिखना क्या है कोड और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, वो आप यहाँ पे हैंडलिंग कोड लिख सकते हैं। देन फाइनली, फाइनली ऑलवेज एग्जीक्यूट्स, मतलब चाहे वो एक्सेप्शन रेज हो चाहे एक्सेप्शन रेज नहीं हो, फाइनली जो है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही। ये इसको समझने के लिए। अच्छा, इसके बीच में एल्स लगता है एक्सेप्ट के बाद। इन केस अगर कोई एक्सेप्शन रेज न हो तो उस केस में एल्स एग्जीक्यूट होता है, और एक्सेप्शन रेज हो गया तो एक्सेप्ट काम करेगा। सिंपल है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है नीचे अपने को एक्सेप्शन हैंडलिंग का। क्या एग्जाम्पल है? जीरो डिवीजन एरर का प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, कभी कभी पूछा भी जाता है, तो बिल्कुल सही से देखिए। ट्राई, पाइथन केस सेंसिटिव है इसलिए अपने को ट्राई को स्मॉल में ही लिखना है, कैपिटल TRY नहीं लिखना है। ओके, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि TRY, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में ही आपको लिखना है। ओके, ट्राई A इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर नंबर, कोई भी नंबर आप एंटर कीजिए, उसके बाद प्रिंट A 10 अपॉन A, A जो भी है वो उससे डिवाइड हो जाए। एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर, या जीरो डिवीजन एरर आने की संभावना है। अगर किसी ने भूल से A की वैल्यू 0 दे दी तो एरर आ सकती है, दे नहीं देगी तो कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट हो जाएगा। तो उस केस में एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर, प्रिंट जीरो डिवीजन बाय जीरो नॉट अलाउड, ये एक मैसेज अपने उनको दे दिया, और फाइनली प्रोग्राम एंडेड।
अब यहाँ पर अगर हम केस समझें कि a की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी अगर होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, 10/2 5 प्रिंट हो जाएगा, 10/3 3.33 वॉटेवर वो प्रिंट हो जाएगा। इन केस 0 देते हैं तो एक्सेप्शन रेज होगा, वो एक्सेप्शन रन टाइम सिस्टम के पास जाकर चेक करेगा कि इसको हैंडल करने के लिए कोई कोड लिखा गया है, हाँ लिखा गया है। कौन सा कोड है? एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर। तो ये 0 डिवीजन एरर के हिसाब से ये इसको हैंडल कर देगा, उसको मिल जाएगा। हैंडल करने के बाद अब प्रोग्राम क्रैप्ट नहीं होगा, प्रोग्राम क्रैप्ट नहीं होगा और फिर फाइनली एग्जीक्यूट करके वो बाहर आ जाएगा। इन केस कोई वैल्यू एरर होती तो हम यहाँ एक्सेप्ट वैल्यू एरर भी लिख सकते हैं, मल्टीपल एक्सेप्ट भी लगा सकते हैं, 3-4 एक्सेप्शन हम हैंडल कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट 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 देन सबसे लास्ट में फाइनली आएगा एक्सेप्ट 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 एल्स एंड फाइनली आएगा। इस तरीके से ये होता है। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो अपने को समझना है वो ये है, ट्राई ब्लॉक कंटेंट रिस्की कोड, एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल्स एरर, देन एल्स ब्लॉक ओनली एग्जीक्यूट्स व्हेन नो एरर इन ट्राई ब्लॉक। यानी ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई अगर एरर नहीं आए तो हम क्या कर सकते हैं, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। यह करता है एक्चुअली। एंड फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट्स रिगार्डलेस कोई ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन रेज हुआ है चाहे एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ है। इस तरीके से ये यहाँ पर समझाया गया है। कुछ एरर्स को इस चैप्टर में हमें ध्यान से समझना है। 0 डिवीजन एरर occurs when a number is divided by 0, एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है 5 डिवाइड बाय 0। देन नेम एरर occurs when a variable is used before it is defined, किसी वेरिएबल को उसको डिफाइन करने से पहले ही हमने अगर यूज कर लिया है तो उस केस में ये एक एरर हो सकती है। इस एरर को कहेंगे अपन नेम एरर। देन रेज स्टेटमेंट के बारे में, अच्छा एक वैल्यू एरर और भी है, उसको भी समझ लेते हैं। ये भी अक्सर पूछा जाता है, इसमें मैं लिख नहीं पाया वैल्यू एरर। अब इससे पहले मैं 2 चीज़ें और बता दूं आपको, आगे बढ़ने से पहले आप वैल्यू एरर और टाइप एरर को भी जरूर पढ़ेंगे। ये दोनों क्या है? टाइप एरर ऑपरेशन ऑपरेटर लगता है प्लस माइनस, वो अलग अलग डेटा टाइप के बीच में नहीं होना चाहिए। जैसे स्ट्रिंग को इंटीजर से जोड़ दिया या मल्टीप्लाई तो हो सकता है स्ट्रिंग से इंटीजर, बट डिवाइड कर दिया, ये सारी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। तो उस केस में हमें ये ध्यान रखना है। और वैल्यू एरर रॉन्ग इनपुट की वजह से, जैसे हमने किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फंक्शन में सही पैरामीटर नहीं मिलने पर वैल्यू एरर आती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक रेज स्टेटमेंट। रेज के साथ साथ एसर्ट को भी समझना चाहिए। फिलहाल हम यहाँ रेज को समझते हैं। रेज एक ऐसा कीवर्ड है जो मैन्युअली किसी भी समय जब हम चाहें तब एक्सेप्शन को रेज करवा सकता है ना। रेज स्टेटमेंट इज यूज टू मैन्युअली जनरेट एन एक्सेप्शन। रेज लिखकर एक्सेप्शन का टाइप लिख सकते हैं अपन। रेज के थ्रू हम यूजर डिफाइन और बिल्ट इन दोनों तरह के एक्सेप्शन को रेज कर सकते हैं। एसर्ट एक और कीवर्ड है, वो भी एक्सेप्शन रेज करने के लिए काम आता है, लेकिन वो केवल एक कंडीशन टेस्ट करने के लिए काम आता है और केवल एक ही प्रकार की एरर जनरेट करता है, एक्सेप्शन रेज करता है, वह है एसर्शन एरर। इसके लिए कंडीशन हमेशा कंपलसरी है, एक कंडीशन के साथ ही लगता है। जबकि रेज चाहे बिल्ट इन हो, इनबिल्ट हो या फिर यूजर डिफाइन हो, किसी भी तरह के एक्सेप्शन को जब चाहे तब रेज करवा सकते हैं और इसके लिए कंडीशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, बट जनरली हम लगाते हैं क्योंकि हर समय तो कोई एक्सेप्शन रेज करना नहीं होता है, पर्टिकुलर किसी कंडीशन पर कोई एक्सेप्शन रेज करना होता है तो हम चला कर उसको कंडीशन देते हैं, बट कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें ये चीज़ें समझनी थी और यहाँ पर जो मैं नहीं दे पाया हूँ और आपको समझना है इस नोट्स में, वो है वैल्यू एरर, टाइप एरर और एसर्ट। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको इसके साथ और समझने हैं। इसके साथ ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इतना करने के बाद अब मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपने समझ लिया है तो इतने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए, समझिए और समझने के बाद पिछले 4 साल के पेपर जाके देखिए या मॉडल पेपर देखिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं पता हो।
ये मेरा दावा है। क्यों? ऑलमोस्ट मैंने इन 4 सालों का पेपर और जो मॉडल पेपर है बार बार रिपीट हो रहे हैं जो क्वेश्चंस, उन सारे कंसेप्ट को मैंने यहाँ पर समझा दिया है। कुछ भी अगर टॉपिक लगे आपको समझना है, आप मेरे को तुरंत कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं। इवन मेरे चैप्टर्स भी अपलोडेड रहे काफ़ी कुछ, आप उनमें भी जाकर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ चैप्टर सेकेंड, फाइल हैंडलिंग। स्टार्टिंग के 6 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं का है। 56 में से अप्रोक्सीमेट 30 to 32 मार्क्स इसी 6 चैप्टर से आते हैं, तो इनको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। सॉरी। जिस तरीके से हमने समझा है एक्सेप्शन हैंडलिंग, अब समझेंगे अपन फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग क्या है? फाइल हैंडलिंग को समझते हैं। फाइल हैंडलिंग इज यूज्ड टू स्टोर डेटा परमानेंटली इन सेकेंडरी स्टोरेज। हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर करने के लिए फाइल हैंडलिंग काम में ली जाती है। क्या होता है इसका मीनिंग? सिंपल सा है। जब हम पाइथन का कोई प्रोग्राम करते हैं और किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो केवल तब तक ही चलती है जब तक वो प्रोग्राम चल रहा हो। टेम्परेरी स्टोरेज होते हैं वो, और जैसे ही हमने प्रोग्राम को बंद किया या ख़त्म किया, पाइथन की फाइल को क्लोज किया, सारा डेटा चला गया। अब हमारे पास कुछ भी स्टोरेज नहीं है। तो ये स्टोर्स को परमानेंट हार्ड डिस्क में स्टोर करने के लिए फाइल हैंडलिंग का यूज होता है। ये थीम है इस पूरे चैप्टर की। 2 तरह की फाइल्स होती हैं, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। एक टेक्स्ट फाइल और दूसरी बाइनरी फाइल। और टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल को किस तरीके से फाइल हैंडलिंग करते हैं, किस तरह से उनमें डेटा स्टोर करते हैं, डेटा राइट करते हैं, डेटा को रीड करते हैं, ये सारा इस चैप्टर में हम समझेंगे। ओके, तो वाई फाइल हैंडलिंग इज नीडेड, यहाँ पे ये देखो क्वेश्चंस बन गए हैं। तो 3 मेजर पॉइंट यहाँ बताए गए हैं। क्या? डेटा इज टेम्परेरी इन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में जो डेटा होता है वो बिल्कुल टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। सो टू सेव द डेटा परमानेंटली, पर डेटा को परमानेंटली सेव करने के लिए फाइल हैंडलिंग काम में लेते हैं। एंड टू रीयूज डेटा लेटर, और डेटा को बाद में वापस रीयूज करने के लिए भी लेते हैं। तो ये रीजन समझ में आया आपको? स्टेप्स इन फाइल हैंडलिंग, 3 स्टेप्स हैं, चाहे वो बाइनरी फाइल हो चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो। क्या करना रहता है? फर्स्ट वी हैव टू ओपन द फाइल, देन परफॉर्म ऑपरेशंस। कौन कौन से? रीड, राइट, अपेंड, व्हाटएवर, जो भी आपको करने। 2 ऑपरेशन मेजर हैं, रीड एंड राइट। इनमें से आपको जो ऑपरेशन करना है उनको आप परफॉर्म कीजिए, देन क्लोज द फाइल। बाद में फाइल को क्लोज करना जरूरी है। ये तीसरा कंसेप्ट जो स्टेप है ऑलमोस्ट लोग भूल जाते हैं, फाइल को क्लोज करना भूल जाते हैं, तो ये फाइल हैंडलिंग अधूरी रह जाती है। यहाँ पर डेटा क्रश होने की संभावना रहती है, क्योंकि जब तक बफर में डेटा है क्लोज नहीं करेंगे तो बफर का डेटा फाइल में प्रॉपर स्टोर हो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो ये 3 स्टेप्स हैं। अब ओपनिंग फाइल, अब चाहे बाइनरी फाइल हो चाहे टेक्स्ट हो, दोनों फाइल्स में फाइल को ओपन करना कंपलसरी, और एक ही मेथड है, वो है फाइल ऑब्जेक्ट, कोई भी दे दीजिए आप अपने हिसाब से, इक्वल टू ओपन करके ब्रैकेट स्टार्ट होगा, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में फाइल का नाम विद एक्सटेंशन, किस एक्सटेंशन की है वो, देन कॉमा लगाकर मोड। अब ये मोड क्या है कि आपको किस मोड में फाइल को ओपन करना है, रीड करना है, राइट करना है, या कुछ और काम करना है। जो भी आपको करना है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ओके, देन फाइल मोड। फाइल मोड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम ये समझते हैं कि टेक्स्ट फाइल के मोड कौन कौन से हैं और बाइनरी फाइल के मोड कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट फाइल का समझते हैं। R रीड मोड, W राइट मोड, A अपेंड मोड, और R प्लस रीड प्लस राइट, यानी रीड भी करने के लिए काम आता है और राइट करने के लिए भी काम आता है। तो ये कहलाता है आपका फाइल मोड फॉर टेक्स्ट फाइल। अब बाइनरी फाइल है तो बाइनरी फाइल आप यहाँ पर देखिए RB, R की जगह क्या लग जाएगा? RB, B स्टैंड फॉर बाइनरी, WB, AB प्लस, ये सारी की सारी चीज़ें सेम है, बस B पीछे एडिशनली ऐड हो जाता है। B ऐड होने का मीनिंग सिंपल सा इतना है कि वो बाइनरी फाइल है। बाय डिफॉल्ट इनमें भी RT, WT, AT होता है, लेकिन जब T न लगाएं तो बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट फाइल को ही ओपन करता है और वो टेक्स्ट फाइल कहलाती है। क्लियर है? हो सकता है आपको ये चीज़ें समझी ही होंगी आपने पहले। एक बार रिवीजन सा हो रहा है, ये आपका फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है।
और वो भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अब यहाँ पर अपन समझेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। इफ फाइल नॉट फाउंड इन आर मोड, एक एरर आएगी फाइल नॉट फाउंड, तो ये अपने को समझना है। W मोड क्रिएट्स अ न्यू फाइल और A मोड एड्स अ डेटा एट द एंड, और अगर कोई फाइल बनी हुई नहीं होगी तो वो क्या करेगी, नई फाइल बना देंगे। और ऑलवेज क्लोज द फाइल, हमेशा किसी न किसी जो भी फाइल आप ओपन करते हैं उसको क्लोज भी जरूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, रीडिंग मेथड, फाइल को रीड करने का मेथड, टेक्स्ट फाइल को रीड करने का मेथड एक्चुअली। तो रीड मेथड रीड्स एंटायर फाइल, एफ डॉट रीड लिखते ही पूरी की पूरी फाइल को रीड कर देगा। एफ यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट है जो अपन ने फाइल को ओपन करते वक्त बनाया था, क्लियर है ना। नेक्स्ट, रीड लाइन्स, रीड वन लाइन, एक लाइन को पढ़ेगा, एफ डॉट रीड लाइन, ओके। एंड रीड लाइन्स, रीड ऑल लाइन्स इन अ लिस्ट फॉर्म, पूरी की पूरी लाइन्स को क्या कर देगा, एक लिस्ट फॉर्म में सेट कर देगा, एफ डॉट रीड लाइन्स। नेक्स्ट, फाइल राइटिंग मेथड, राइटिंग मेथड में सबसे पहला मेथड आता है राइट। राइट अ सिंगल स्ट्रिंग, एक सिंगल स्ट्रिंग जब भी ऐड करनी है आपको तो आप राइट मेथड काम में लेंगे। कैसे, फाइल ऑब्जेक्ट को काम में लेंगे, एफ डॉट राइट और ब्रैकेट में लिख देंगे हेलो, या जो भी लिखना है आपको। एक स्ट्रिंग में आप जितना कुछ लिख सकते हो सारा का सारा ऐड हो जाएगा। एंड राइट लाइन्स, व्हेन वी हैव टू मल्टीपल लाइन्स ऐड करनी हो, लेकिन वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, लिस्ट फॉर्मेट में होनी चाहिए, टुपल फॉर्मेट में होनी चाहिए। नॉर्मली खुली लाइन्स नहीं चलती हैं। तो एफ डॉट राइट लाइन्स और ब्रैकेट यानी एक लिस्ट है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, जितनी आप ऐड करना चाहते हो स्ट्रिंग सारी की सारी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल में जब भी हम कुछ भी कंटेंट ऐड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको यहाँ पर सॉरी ये फोकस करने की ज़रूरत है कि टेक्स्ट फाइल में आप कुछ भी लिखोगे वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसमें उसकी वो जो स्पेशलिटी है वो रहेगी नहीं। जैसे भले ही आप एक लिस्ट को ऐड कर दो लेकिन वो टेक्स्ट बन जाएगी, भले ही आप नंबर को ऐड करो वो भी एक टेक्स्ट बन जाएगा। अब आप उसको वापस जब रिट्राइव करेंगे डेटा को तो उस फॉर्म में नहीं मिलेगा जिस फॉर्म में आपने उसको स्टोर करने की कोशिश की है। इसीलिए आगे कंसेप्ट आता है बाइनरी फाइल्स का, जिससे कि हम जिस पाइथन ऑब्जेक्ट को जिस फॉर्म में अपन स्टोर करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, उसी फॉर्म में उसको वापस कॉल करना हो तो हम इसको काम में लेते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप समझा, यहाँ पर डिफरेंस समझ लेते हैं। मैं बार बार बाइनरी फाइल की बात कर रहा हूँ, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल उसको समझते हैं। टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। स्टोर्स डेटा इन टेक्स्ट फॉर्म, डेटा जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में सेव होता है, और स्टोर्स डेटा इन बाइनरी फॉर्म, बाइनरी फॉर्म मतलब बाइनरी स्ट्रीम जैसा होता है। एक तरह से वो उसको स्टोर करने के लिए स्पेशल मसाले डालता है एक्स्ट्रा, यूँ समझ सकते हैं आप। हमन रीडेबल, इंसान इसको आसानी से पढ़ सकता है। नॉट हमन रीडेबल, इंसान इसको ढंग से पढ़ नहीं पाता, बहुत हाई फाई साइंटिस्ट हो वो इसको पता कर सकते हैं, नॉर्मल इंसान नहीं पढ़ पाता। डॉट TXT इसका एक्सटेंशन होता है, और इसके डॉट CWS दुनिया भर के एक्सटेंशंस होते हैं, इसके मेन डॉट TXT है। और इसमें डॉट डाट, डॉट बीन, डॉट MP3 जितने भी सॉन्ग्स हैं आपके, जितने भी वीडियोज़ हैं आपके, वे सारे के सारे बाइनरी फाइल में ही आते हैं। यूजेस कैसे हैं, इसको ओपन करने के लिए RW इस तरह से मोड में ओपन किया जाता है, और इसको ओपन करने के लिए RB WB इस तरीके से ओपन किया जाता है बेसिक। ओके, नेक्स्ट CSV फाइल्स क्या है, इसका बेसिक आइडिया समझ लेते हैं। CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा को जो कोई वैल्यू है उसको कॉमा सेपरेटेड, जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी कॉमा से सेपरेटेड रहती हैं, और यूज टू स्टोर टेबुलर डेटा, टेबल डेटा को स्टोर करने के लिए काम आती है। जैसे एग्जांपल, नेम, मार्क्स, रवि 80, सीता 90, एक एंटर दे रखा है, इट मीन्स वो एक नया रिकॉर्ड है, और बाकी कॉलम जहाँ जहाँ कॉमा है इट मीन्स वो कॉलम से सेपरेटेड है। तो नेम, रवि, सीता, मार्क्स 80, 90 इस तरीके से इसके ये कॉलम बन जाते हैं जब भी हम इसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं या करवाने की कोशिश करते हैं।
तो होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि CVS फॉर्मेट क्या है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कुछ प्रोग्राम है, पूछते हैं आपसे कि प्रोग्राम किसी फाइल को राइट करने के लिए प्रोग्राम लिखो। बहुत शॉर्ट में बताया मैंने कि किसी टेक्स्ट फाइल में कुछ भी कंटेंट अगर राइट करना हो तो F ओपन फंक्शन काम में लिया, फाइल का नाम data.txt कॉमा करके W। अब कोई data.txt फाइल नहीं है तो बन जाएगी, और बनी हुई है तो उसके अंदर सारा डेटा डिलीट होकर नया डेटा ऐड हो जाएगा। F.write क्या किया, हेलो RBSC, और ये लिख के F.close इसको क्लोज कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट रीड फाइल करने के लिए F ओपन data.txt R। अब इसके अंदर जो लिखा है उसको रीड करने के लिए प्रिंट F.read, क्या प्रिंट हो जाएगा, इस फाइल के अकॉर्डिंग ये हेलो RBSC प्रिंट हो जाएगा। अगर ये हमने पहले एग्जीक्यूट किया है तो नेक्स्ट आते वक्त ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, वापस फाइल को क्लोज कर दिया गया है। नेक्स्ट काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स, कि किसी के अंदर कितनी लाइन्स हैं वो काउंट करने के लिए तो F ओपन किया है फाइल को और रीड मोड में काउंट इक्वल टू 0 फॉर लाइन्स इन F, काउंट प्लस इक्वल टू 1 फॉर लाइन इन F, और प्रिंट टोटल लाइन्स इतनी। अब क्या है, जो भी लाइन्स होंगी इसके अंदर है, जहाँ जहाँ स्लेस n एकर होगा वहाँ उसको काउंट करते हुए वो क्या करेगा, F इस ऑब्जेक्ट में कितनी लाइन्स है वो लाइन्स काउंट करके ये दिखा देगा। नेक्स्ट इसको वापस क्लोज कर दिया गया F.close। सर्च इन वर्ड फाइल, किसी भी एक वर्ड को किसी फाइल में सर्च करना है तो उसके लिए ये प्रोग्राम लिखा है, ठीक है ना। फाइल ऑब्जेक्ट को ओपन किया, फिर फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद F.read करके डेटा में पूरे डेटा को स्टोर करवाया। अब इफ RBSC इन डेटा इस डेटा में अवेलेबल है तो वर्ड फाउंड, एल्स वर्ड नॉट फाउंड, फिर उसको वापस क्लोज कर दिया। अपेंड द डेटा में अपेंड, किसी फाइल के अंदर कुछ और डेटा ऐड करना है तो उसके अंदर न्यू लाइन ऐड कर दी F.write करके। अब अपेंड मोड में ओपन किया है तो उसमें अपेंड किया जा सकता है। अब इसमें जो माउस पॉइंटर होता है या फाइल ऑब्जेक्ट जो होता है वो फाइल के एंड में सेट होता है, ऑफसेट जिसको कहते हैं। अब पूरा चैप्टर पढ़ाने जितना टाइम नहीं है, बहुत से कंसेप्ट हैं जो अब आपको यहाँ पे डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन अब एक दिन में इतना ही हो सकता है। तो एक दिन में अब काउंट एक दिन में हम अब इतना ही पढ़ पाएंगे क्योंकि हमें फास्ट ट्रैक पे चलना है, और फिर भी अगर समय बचा तो मैं आप मेरे से पूछिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके, तो ये F.write करके इन्होंने न्यू लाइन लिखा, तो ये जो न्यू लाइन है पहले जो डेटा लिख रखा है उसके पीछे ऐड हो जाएगी, देन फाइल क्लोज। नेक्स्ट प्रोग्राम विद ओपन भी एक कंसेप्ट है जिस जनरली हमें फाइल को क्लोज करने के लिए क्लोज फंक्शन यूज या क्लोज मेथड यूज करना पड़ता है। बट अगर हम विद ओपन के थ्रू किसी फाइल को ओपन करें तो उसमें क्लोज करने की नीड नहीं है, जैसे ही उस ब्लॉक से बाहर आएंगे फाइल ऑटोमेटिक खुद क्लोज हो जाएगी। तो ये उसका एक एग्जाम्पल लिखा है कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं हम लोग, कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि फाइल को क्लोज करना भूल जाते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखना है पहले फाइल को ओपन करना है, उसके बाद जो ऑपरेशन करना है, रीड करना है, राइट करना है वो करके उसके बाद फाइल को क्लोज करना कंपल्सरी है। अब इसका एक सेकेंड पार्ट आता है, ऑफसेट भी है इसके अंदर, दो मेथड, एक टेल और दूसरा सिक। इस टेल और सिक को भी बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय टेल, व्हाट डू यू मीन बाय सिक, ये सब कंपल्सरी आपको आनी चाहिए। तो टेल और सिक दो मेथड्स हैं जो फाइल के जो ऑफसेट है उसको एक्सेस करने के लिए काम आता है। लाइक उसका जो कर्सर है वो कहाँ है, फाइल के बिगिनिंग में है, फाइल के एंड में है, या हमें कहीं चला कर उसको सेट करना है। तो ये सारा काम जो करता है वो ये दो फंक्शन करते हैं। तो टेल क्या करता है, टेल हमें करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर बताता है कि उसकी एट प्रेजेंट उसकी पोजीशन क्या है। अब उस पोजीशन को पता कर कर उसको जहाँ सेट करना है वो करता है सिक। सिक क्या करता है,
मूव द फाइल पॉइंटर टू द स्पेसिफिक पोजीशन, किसी स्पेसिफिक पोजीशन तक उसको जहाँ ले जाना है वहाँ पर हम इसको ले जा सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल भी दे रखे हैं यहाँ पर किस तरीके से टेल को यूज़ करना है और किस तरीके से सिक को यूज़ करना है। सिक में अंदर कुछ पैरामीटर्स भी पास होते हैं, 0, 1 और 2, 0 बिगनिंग ऑफ द फाइल, 2 एंड ऑफ द फाइल और 1 करंट पोजीशन जहाँ है वहाँ से। इस तरीके से अगर आपसे पूछे एग्जाम में व्हाट डू यू मीन बाय टेल, व्हाट डू यू मीन बाय सिक, या उनके एक एग्जाम्पल के साथ कोई किसी चीज़ को बताइए, फंक्शन यूज़ करके बताइए, तो आप इनको काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट, बाइनरी फाइल दूसरा पार्ट है इसका पूरा का पूरा। टेक्स्ट फाइल को आपने हैंडल किया, अब बाइनरी फाइल को अपन समझते हैं। बाइनरी फाइल को जब भी हमें स्टोर करना रहता है तो वही मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको ओपन करने के लिए ये 3 मोड है, और बाइनरी फाइल्स की यूज़ होती है ऑब्जेक्ट, इमेज, रिकॉर्ड्स या स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करने के लिए। बाइनरी फाइल से पहले हमें ये 2 चीज़ें समझनी रहती है, पिकलिंग, अनपिकलिंग, यानी सीरियलाइजेशन और डिसीरियलाइजेशन। पिकलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू अ बाइट स्ट्रीम। कीवर्ड याद कर लो आप, किसी पाइथन ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए हम पिकलिंग मॉडल का यूज करते हुए कर सकते हैं, और इसी चीज को कहते हैं सीरियलाइजेशन या पिकलिंग। यानी सीरियलाइजेशन क्या है कहें तो भी यही डेफिनेशन है, पिकलिंग क्या कहें कि क्या है तो भी यही डेफिनेशन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अनपिकलिंग। अब ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। क्या ऑपोजिट है? प्रोसेस का ऑपोजिट है। मतलब ये क्या कर रहा है, पाइथन ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहा है। कौन? पिकलिंग या सीरियलाइजेशन। अब डीसीरियलाइजेशन या पिकलिंग क्या कर रहा है, बाइट स्ट्रीम को वापस पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। यानी हमने डेटा को स्टोर करवाया ताकि हम जब भी जरूरत पड़े उसको वापस रिट्राइव कर सकते हैं उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में हमने उसको स्टोर करवाया था। यानी किसी लिस्ट को मैंने स्टोर करवाया तो ये हो गया सीरियलाइजेशन, और उस लिस्ट को वापस मेरे को, अब वो क्योंकि बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गई है, अब उस बाइट स्ट्रीम जो में कन्वर्ट हुई लिस्ट को जब मुझे वापस रीड करना है तो उस केस में मैं इसको कर दूंगा डीसीरियलाइजेशन या अनपिकलिंग। तो अब वो बाइट स्ट्रीम वापस कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगी, पाइथन ऑब्जेक्ट में आ जाएगी। तो यही कंसेप्ट है पिकलिंग और अनपिकलिंग का। डंप और लोड, जिस तरीके से टेक्स्ट फाइल में हम राइट फंक्शन यूज में लेते हैं उसी तरह बाइनरी फाइल में डंप यूज में लेते हैं। राइट फंक्शन का क्या काम है, राइट फंक्शन किसी कंटेंट को टेक्स्ट फाइल में ऐड करने के लिए या राइट करने के लिए यूज लेते हैं, उसी तरह बाइनरी फाइल में अगर कुछ हमें ऐड करना है तो डंप काम में लेते हैं। देन ये इसका सिंटैक्स है, पिकल डॉट डंप, पिकल पहले इंपोर्ट करना पड़ता है, पिकल डॉट डंप, फिर ब्रैकेट में फाइल ऑब्जेक्ट जो अपने क्रिएट किया है, सॉरी ऑब्जेक्ट कॉमा फिर फाइल ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट हमें उसको ऐड करना, लाइक लिस्ट है या कोई ट्रिपल है या XYZ जो भी है, कोई भी पाइथन ऑब्जेक्ट, वो कॉमा फिर उस फाइल ऑब्जेक्ट का नाम जहां उसको सेव करना है, जैसे f इक्वल्स टू ओपन जो लिखते हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। देन लोड, जो रीड करने का काम है, ये लोड का काम है। तो लोड रीड पाइथन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ बाइनरी फाइल, और ये राइट और स्टोर करने के लिए काम आता है। तो डंप और लोड में डिफरेंस भी पूछा जाता है कभी कभी, और इसकी यूज भी पूछे जाते हैं, तो दोनों ही आपके यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। और पिकल डॉट लोड फाइल ऑब्जेक्ट, ये इसका सिंटैक्स है। एक छोटा सा प्रोग्राम फाइल हैंडलिंग का, इंपोर्ट पिकल किया, फिर पिकलिंग डेटा है जैसे RBSC 12 एक लिस्ट फॉर्मेट है, और f डॉट ओपन बाइनरी फाइल को ओपन कर दिया। पिकल डॉट डंप डेटा, डेटा कौन सा, ये वाला एक ही ऑब्जेक्ट, और कॉमा फाइल ऑब्जेक्ट, ये फाइल ऑब्जेक्ट डाला, f डॉट क्लोज। अब ये डेटा एज इट इज वहां बाइट स्ट्रीम में सेव हो गया। ये काम हुआ इतना सीरियलाइजेशन का, पिकलिंग का। अब अनपिकलिंग, अनपिकलिंग देखिए नीचे, f इक्वल्स टू ओपन बाइनरी डॉट डेट, एक फाइल है वही जो ऊपर अपने की RB रीड फॉर्म में, अब उसे हमें वापस रीड करना है, तो d इक्वल टू पिकल डॉट लोड। अब क्या किया उसने, लोड किया है डेटा को। याद करने के लिए समझ लो, लोड कब करना है, जब पढ़ना है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि डंप में
राइट करने के लिए काम आता है कि लोड में राइट करने के लिए काम आता है, सब कन्फ्यूजन ही नहीं रखना है अपने को। लोड मतलब लोड क्या करना है, हमें रीड करने के लिए लोड करना है, तो ये रीड करने के लिए तो पिकल डॉट लोड ब्रैकेट में, अब ये क्या हो गया प्रिंट डी, और ये फाइल डॉट क्लोज, वापस क्लोज कर दिया, सारा डेटा डी में आ गया, और डी को आप जब प्रिंट करोगे तो वो जैसे जिस ऑब्जेक्ट को आपने जिस फॉर्मेट में सेव किया था एज इट इज़ वापस आ जाए। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन, एंड राइट अ प्रोग्राम फॉर एक्सेसिंग बाइनरी फाइल, या राइट कंटेंट इन बाइनरी फाइल, या रीड कंटेंट फ्रॉम बाइनरी फाइल। तो ये एग्जैक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ। अगेन डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड बाइनरी फाइल, फाइल और बाइनरी फाइल में डिफरेंस क्या है उसको समझ लेना है, पहले भी बताया सेम ही है, कोई विशेष नहीं है। चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड, आप एक बार इतने पढ़ने के बाद एक ब्रेक लेते हैं अपन, और फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड फोर्थ, ये दो चैप्टर। वेलकम बैक। चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड को आपने समझा, अब शुरुआत करते हैं चैप्टर थर्ड एंड फोर्थ। ये दोनों चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक बड़ा क्वेश्चंस भी आता है न्यूमेरिकल। एक किसी एक्सप्रेशन को दे रखा होता है इनफिक्स और उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना हो, या फिर कोई एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दे रखा होता है और उसको आपको सॉल्व करना होता है, इवेल्यूट करना रहता है। पर शुरुआत से पढ़ते हैं एक बार। चैप्टर थर्ड स्टैक एंड फोर्थ क्यू, दोनों को मिलकर पढ़ते हैं। व्हाट इज स्टैक फर्स्ट, तो स्टैक के लिए कहते हैं स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, चाहे स्टैक हो चाहे क्यू हो, दोनों ही लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीटेशंस आर परफॉर्म्ड ओनली वन एंड कॉल्ड टॉप, यानी स्टैक और क्यू दोनों में ही डेटा को जोड़ना रहता है, डेटा को हटाना रहता है। तो डिफरेंट जो है वो मेन यही है कि उनके जोड़ने और हटाने का तरीका क्या है। तो स्टैक में कहते हैं कि स्टैक में एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर उसमें जो भी डेटा ऐड होगा वो एक सिरे से होता है और वापस रिमूव भी उसी एक सिरे से होता है, यानी सेम एंड से होता है, एक ही सिरे से ऐड होना और एक ही सिरे से हटना, और उसको कहते हैं टॉप, ऊपर। इसके एग्जाम्पल आप यूँ समझ सकते हैं कि लेडीज़ जो है वो हाथों में चूड़ियाँ पहनती है, तो जो चूड़ी पहनी उसके बाद और पहनी और पहनी और पहनी, 5-6 चूड़ियाँ पहनी, दो जब वापस उसको बाहर निकालेगी तो जो सबसे लास्ट वाली पहनी हुई है वही सबसे पहले निकलेगी। दैट इज कॉल्ड लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक का जो प्रिंसिपल है वो यही है, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे बुक्स हैं, बुक्स पे बुक्स, उसके ऊपर बुक्स, फिर उसके ऊपर बुक्स, और एक सही तरीके से अगर कोई बुक्स हटेगी सबसे पहले, अगर हटाने को कहें तो वो सबसे ऊपर वाली पहले हटेगी जो सबसे लास्ट में आई है। सो दैट इज कॉल्ड स्टैक, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो ये भी आपने समझा इसको। एक एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने स्टैक के दो मेन ऑपरेशन है, एक पुश, जब भी डेटा ऐड करना है स्टैक के अंदर वह पुश कहलाता है, और जब भी डेटा डिलीट करना है, हटाना है, तो वह पॉप कहलाता है। तो हमने एक लिस्ट में, एक लीनियर स्ट्रक्चर में 10 को पुश किया, 20 को पुश किया, 30 को पुश किया, देन जब भी पॉप करेंगे तो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट पहले पॉप होगा, 30th। ये स्टैक का एक तरीका बताया। डायग्राम फॉर्म में अगर आपने समझा, जैसे पहले 10 को पुश किया तो ये 10 आया, फिर 20 उसके ऊपर आया, फिर 30 उसके ऊपर आया, और जब हटाएंगे तो सबसे पहले वापस 30 ही हटेगा। सो इंसर्शन एंड डिलीटेशंस फ्रॉम वन टॉप, फ्रॉम टॉप ओनली। ओके, तो इसके 3-4 मेन ऑपरेशंस हैं। दो मेन इंपॉर्टेंट ऑपरेशन बेस ऑपरेशन कहलाते हैं, पुश एंड पॉप। इंसर्ट एन एलिमेंट पुश, डिलीट एन एलिमेंट पॉप। पिक करता है कि टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, उसको देखने को, उसको समझना हो,
ओवरफ्लो, जब स्टैक पूरा फ्लो हो, भरा हुआ हो, भरने के बाद और कोई नया ऐड करने की कोशिश करें तो वो कहलाता है ओवरफ्लो। एंड सेम विथ अंडरफ्लो, अंडरफ्लो पूरा एम्प्टी स्टैक, स्टैक में कुछ भी नहीं है और अब हम डिलीट करने की कोशिश करें, दैट इज कॉल्ड अंडरफ्लो। ठीक है, तो ओवरफ्लो अंडरफ्लो क्यू में भी है, लेकिन यहाँ हम किसके प्रोस्पेक्ट में समझ रहे हैं, स्टैक के प्रोस्पेक्ट में। ओके, देन पाइथन इम्प्लीमेंटेशंस क्या है, पाइथन के इम्प्लीमेंटेशन, पाइथन में डायरेक्टली कोई भी स्टैक की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो हम अपने हिसाब से उसके सारे फंक्शंस क्रिएट करते हैं। तो पुश के लिए अपेंड फंक्शन को काम में लेते हैं और पॉप के लिए पॉप फंक्शन को काम में लेते हैं। एक प्रोग्राम है, ये बना है, एक एंटी स्टैक को क्रिएट किया और पुश ऑपरेशन के लिए stack.append 10, stack.append 20, stack.append 30, अब पहले 10 चला गया, फिर 20 चला गया, फिर 30 चला गया, तो लिस्ट में 1 by 1 ऐड होते गए। देन स्टैक पुश करने के बाद सारे क्या उसकी वैल्यू है उसको प्रिंट करवा दिया गया। नाउ पॉप ऑपरेशन, stack.pop, तो सबसे लास्ट वाला आइटम कौन सा ऐड हुआ था, 30 उसमें से रिमूव हो जाएगा और उसको भी प्रिंट करवाया। ये देखिए, पहले जब अपन ने पुश करने के बाद बताया तो 10, 20, 30 इस तरह से उसकी स्थिति थी, और जब अपन ने इसको पॉप किया तो 10 और 20 रह गई, 30 सबसे पहले रिमूव हुआ जो सबसे बाद में ऐड हुआ था। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देन क्यू क्या करता है, क्यू इज आल्सो एन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शंस डन एट द एंड ऑफ द लाइन, यानी रियर से, एंड डिलीटेशंस डन फ्रॉम द अनदर एंड, जो कहलाता है फ्रंट, यानी एक सिरे से तो एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है, वो होता है एंड, यानी नया जो भी आएगा वो सबसे पीछे खड़ा होगा। और रिमूव करने का जो काम है, यानी सबसे पहले सर्विस दी जाएगी जो सबसे आगे खड़ा हो दूसरे सिरे से, वो कहलाती है फ्रंट। जैसे आप किसी भी क्यू में खड़े हैं तो क्या होता है, जो सबसे पहले आता है वो सबसे पहले जाएगा, तो नया आदमी वो आएगा कहाँ होगा, वो उसके पीछे खड़ा होएगा, फिर कोई नया आया तो वो उसके पीछे खड़ा होगा। तो ऐड सॉरी तो ऐड जब भी होगा वो एंड में होगा, रियर होगा, और जो रिमूव होगा आदमी और जो रिमूव होगा वो आगे से होगा, फ्रंट से हो जाएगा। तो होप ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज स्टैक एंड व्हाट इज क्यू। इसका प्रिंसिपल फीफो, और बिल्कुल स्टैक की तरह एनक्यू। अब इसके दो बेसिक ऑपरेशन है, जैसे उसके मतलब स्टैक के दो ऑपरेशन है, पुश एंड पॉप। ऐड करने के लिए पुश काम में लेते हैं और रिमूव करने के लिए पॉप काम में लेते हैं। तो यहाँ पर क्यू में इसके जो दो बेसिक ऐड और रिमूव करने के ऑपरेशन है उनको कहते हैं एन क्यू एंड डी क्यू। तो नया एलिमेंट जब भी ऐड करना है रियर में, उसके लिए हम काम में लेते हैं एन क्यू, और जब कोई एलिमेंट फ्रंट से हटाना है उसके लिए काम में लेते हैं डी क्यू। सेम विथ दिस, ये देखिए डायग्राम, ये फ्रंट बना दिया, इसको रियर बना दिया, और इन 10, 20, 30 को जोड़ा तो ये इस तरीके से है। जब रिमूव किया गया तो सबसे पहले 10 रिमूव हुआ क्योंकि सबसे पहले वही आया था, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो यहाँ पर आपको ये समझना है, एन क्यू इंसर्ट एलिमेंट, डी क्यू डिलीट एन एलिमेंट, ओवरफ्लो अंडरफ्लो वही केस। अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि क्यू के प्रोस्पेक्ट में ओवरफ्लो और अंडरफ्लो को समझाओ, तो आपको क्यू को ध्यान में रखते हुए रिप्लाई देना है, और स्टैक को पूछे तो स्टैक के तरीका वही है। वही कि अगर किसी क्यू में ऑलरेडी कोई भी नए एलिमेंट की जगह नहीं बची है और फिर उसमें कोई नया एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करेंगे तो क्या कहलाएगा, ओवरफ्लो। वो क्यू का है क्योंकि अपन क्यू की बात कर रहे हैं। और सेम अंडरफ्लो, अगर किसी क्यू में एक भी डेटा नहीं है और फिर हम उसमें से किसी एलिमेंट को रिमूव करने की कोशिश करें, क्या कहलाएगा, डेफिनेटली अंडरफ्लो इन क्यू। और स्टैक हो तो स्टैक में इस तरह से आपको स्टार्ट करना है। गॉट इट। तो ये इसके 4 ऑपरेशंस आपने समझे। जिस तरीके से
स्टैक में नए एलिमेंट को ऐड करने के लिए अपेंड यूज में लेते थे, सेम क्यू में भी नए एलिमेंट को ऐड करने के लिए अपेंड यूज में लेना, क्योंकि हम जानते हैं कि अपेंड हमेशा लिस्ट के एंड में एलिमेंट को ऐड करता है और दोनों में ही ऐड हमेशा एंड में ही हो रहा है। अब DQ के लिए पॉप तो काम में ले रहे हैं, लेकिन किस तरीके से ले रहे हैं, जीरो लगाकर, पॉप जीरो यानी फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करना है, जो फर्स्ट पोजीशन पे जीरोथ एलिमेंट है उसको डिलीट करना है। तो इसलिए वहाँ पर पॉप यूज़ करते हैं और यहाँ पर पॉप जीरो यूज़ करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। देन प्रोग्राम बताया गया है, जैसे स्टैक को ब्लैंक यूज डिक्लेयर किया था उसी तरह क्यू को ब्लैंक डिक्लेयर किया, फिर q.append 10, q.append 20, q.append 30 और इस क्यू को वापस यहाँ प्रिंट करवाया अपन ने, और प्रिंट कराने के बाद जब अपन ने उसको DQ करना है तो q.pop जीरो लगाया है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग। देन प्रिंट q आफ्टर DQ, और DQ की पोजीशन अब देखो 10 हट गया उसमें से, स्टैक में 30 हटा था और Q में 10 हटा है, तो आपको इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है। अब डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू स्टैक फॉलोज LIFO, Q follows FIFO, insert and deletions from one end, insert and deletions from opposite ends, use append and pop, use append and pop जीरो, और एग्जाम्पल प्लेट का स्टैक ले लो और यहाँ पर टिकट लाइन ले लो। आप और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के भी इनके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। स्टैक के लिए अंडू रीडू का कार्यक्रम समझ सकते हैं आप, और इसमें प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर है प्रिंट क्यू बनती है, जो पहले कमांड दिया है वही पहले प्रिंट होता है, लाइक दैट। आपको अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, मेमोरी ट्रिक्स में भी आपको बताया गया है LIFO FIFO, और स्टैक जो है वो अपेंड और पॉप है और क्यू अपेंड और पॉप जीरो है। अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है जो मैं यहाँ पर शायद नहीं बता पाया, मैं फिर यहाँ पर आपको और बता देता हूँ। एक कंसेप्ट और है, वो है डेक। डेक क्या है, डेक को समझते हैं हल्का सा। डेक जो है वो DEQUE, यहाँ पर लोग अक्सर DQ और डेक में कंफ्यूज हो जाते हैं। DQ जो है वो Q का एक ऑपरेशन है, जबकि डेक जो है वो खुद एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो ये भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसको डबल एंडेड क्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि डबल एंडेड क्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई फिक्स रूल नहीं है। ये कभी कभी स्टैक की तरह काम करता है, कभी कभी क्यू की तरह काम करता है। किसी एक सिरे से ऐड होता है, दूसरे सिरे से रिमूव होता है, कभी कभी उसी सिरे से ऐड होता है, उसी सिरे से रिमूव हो जाता है। तो ये जैसी जब ज़रूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है, तो इसलिए इसको कहते हैं डबल एंडेड क्यू। अब इसके जो 4 बेसिक ऑपरेशन है, इंसर्ट, फ्रंट, इंसर्ट रियर, रिमूव फ्रंट या डिलीट फ्रंट कह दो, एंड डिलीट रियर, इसको आप डिलीट भी कह सकते हैं। तो ये 4 बेसिक ऑपरेशन है, बाकी ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, वो सारे कंसेप्ट इसमें भी चलते हैं। तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये आप अपने खुद की जो बुक है या किसी हेल्प से ले लीजिएगा, डेक क्या है और डेक के ऑपरेशंस क्या हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अब ये 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। लेते हैं फिर एक छोटा सा ब्रेक और आगे बढ़ते हैं। मैंने इसी वीडियो के नीचे मैंने कंप्लीट MCQs पिछले 4 सालों के पेपर और साथ साथ में मॉडल पेपर के MCQs, वेरी शॉर्ट आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग, ऐसे पूरे पेपर को कैटेगराइज करके रखा है कि पिछले 4 सालों में और मॉडल पेपर में क्या क्या पूछा गया है, और ये सब पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप उनका उत्तर दे पाए, स्पेशली MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपर अटेंड कर पाए। बाकी के आंसर्स तो फिर भी आप अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत लिख पाएंगे।
याद सब करना है, समझना सब है। मैं आपको बाकायदा एक पूरे नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा जो आपको लर्न करने हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। लेते हैं फ़िलहाल एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।